संसद का सत्र हंगामे की भेंट चढ़ गया। संसद में कोई कार्रवाई नहीं, सिर्फ एक बिल पास हुआ। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए हैं करिया मुंडा जी। मुंडा जी, अब 15वीं लोकसभा में डिप्टी स्पीकर रहे हैं। ये पूरा सत्र 8 अक्टूबर के बाद पूरा देश आपकी तरफ देख रहा था कि क्या होगा पार्लियामेंट में। पूरा सत्र हंगामे की भेंट चढ़ा गया। गलती किससे हुई? मुद्दा जो उठा उसमें से रास्ता निकलना चाहिए। दुर्भाग्य ये है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों अड़े रहे। तो दोनों अड़े रहेंगे तो कोई रास्ता निकलता नहीं है। आप डिप्टी स्पीकर हैं, सदन चलवाने की जो पहली जिम्मेदारी मानी जाती है वो सरकार की मानी जाती है। विपक्ष तो हमेशा हंगामा करता है, तो सरकार से गलती कहाँ हुई? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना, दोनों जब किसी विषय पर अड़े जाऊँ तो फिर रास्ता नहीं निकलता है। सरकार भी अपने बात पर अड़ गई, विपक्ष भी अड़ गया। क्या सरकार को कुछ झुकना चाहिए था? नहीं, निश्चित रूप से काम चले इसके लिए सरकार को चिंता करनी चाहिए थी, इसमें दो मत नहीं है। सरकार चलाना उनका काम है। क्या सत्ता पक्ष की रणनीति ऐसी नहीं रही जैसा लग रहा है लोकसभा में लगा कि वो ये साबित करने की कोशिश कर रहा हो कि विपक्ष काले धन के साथ है, उसको बोलने नहीं देगा, हंगामा, छोटी छोटी बात पर सदन स्थगित कर दिया गया? नहीं, उसका नहीं, ये उतना बड़ा मुद्दा नहीं था। मुद्दा उसमें एक उनकी जिद वोटिंग का था जी, वोटिंग होना चाहिए, मुख्य मुद्दा ये था। हालांकि उसमें विपक्ष से सभी लोग सहमत नहीं थे। उसमें खासकर कांग्रेस और तृणमूल वाले इस मुद्दे पर वोटिंग के धारे पर डिस्कस होना चाहिए, ये जोर लगाया। सरकार शायद नहीं चाहती थी कि वोटिंग हो, और इसी के कारण, मूलतः इसी के कारण ही हाउस नहीं चला। बाद में विपक्ष मान गया था कि बिना वोटिंग के भी बस हो जाए, प्रधानमंत्री आ जाए। प्रधानमंत्री तो परसों भी थे और कल भी थे, बाकी भी थे, लेकिन अंतिम 3 दिन प्रधानमंत्री नहीं। तो राज्यसभा भी देखना पड़ता है, यहाँ भी देखना, बाहर चल रहा था, वहाँ बैठते थे। सवाल ये है कि अब मुद्दे पर तो पहले आइए कि हाँ बहस हो, किस मुद्दे पर, किस धारा पर बात हो, किस नियम के तहत बात हो। ये अब तय हो जाए तो उसके बाद आगे बात होगी। ये तो तय करना स्पीकर का काम है। स्पीकर दोनों का काम, सत्ता पक्ष को भी राजी होना होगा और विपक्ष को भी राजी होना होगा। स्पीकर सिर्फ दोनों का मध्यस्थता करती है कि भाई कोई रास्ता निकालो, नहीं। पूरे हंगामे में जो हम स्पीकर की बात करें, हम स्पीकर की मंशा पे सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उतनी कोशिश नहीं हुई सदन चलाने की स्पीकर की ओर से भी। कहीं लगातार मीटिंग्स नहीं हुई। ये तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मीटिंगें तो बंद कमरे में होती है, हम लोग तो जाते नहीं हैं। हालांकि हमने तो कई बार देखा है कि जब हाउस एडजॉर्न होता है तो सब लोग घुसते हैं, उनके पास नेता लोग, कांग्रेस के भी, बाकी लोगों के भी, इस समय मिलने की जाते होंगे। और जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है उसमें बातचीत होती होगी। ऐसा तो नहीं है कि बिना बातचीत के कोई काम चलता है। आप जब क्षेत्र में जाएंगे, अभी तो आप दिल्ली हैं, लोग पूछेंगे दिल्ली क्या करने गए थे, पार्लियामेंट में तो कोई काम नहीं हुआ। मुंडा जी क्या जवाब देंगे अपने लोगों को? नहीं, जो काम नहीं हुआ ये तो कसूर मेरा नहीं है ना। लेकिन जनता तो आपसे पूछेगी, जनता ने तो काम करने के वजह से, हम उसको बता देंगे। उसको बता देंगे कि हाँ हमको काम नहीं करने दिया गया। अभी खबरें आई कि अडवाणी जी दुखी हैं। अडवाणी जी इतने दुखी हैं कि वो पार्लियामेंट से इस्तीफा देने की तैयारी में हैं। आप अडवाणी जी के साथ लंबे अरसे से जुड़े रहे हैं, उनके साथ मंत्री भी रहे हैं, उनके साथ आप डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं, और अडवाणी जी को करीब से जानते हैं। ऐसा दुख क्यों भरा है उनके मन में? अब ये तो नहीं कह सकते हैं, मन की बात को तो कैसे कहें हम? आपकी मन की बात हम कैसे बोल सकते हैं? नहीं, आप इतने लंबे अरसे से राजनीति कर रहे हैं। तो भी लंबे अरसे से बातचीत करने, देखिए हमारा बहुत नज़दीक ज़्यादा तो उनसे नहीं था जितना वाजपेयी से था, सीधा बात है। वाजपेयी जी ये बाकी लोग थे, अब इसलिए बहुत अधिक बातें तो नहीं कर सकते हैं। आप 70 के दशक से सक्रिय राजनीति में, आप लेकिन इतना मैं कह सकता हूँ कि अगर उनको नाराजगी थी तो प्रधानमंत्री को, स्पीकर को, बाकी लोगों को बुलाकर बात करनी चाहिए। आप किए थे कि नहीं किए थे मुझे पता नहीं, क्योंकि वरिष्ठ होने के नाते, ठीक है आज कोई पदाधिकारी पद में नहीं है, परंतु वरिष्ठ होने के नाते ये पहल कर सकते थे, मेरा ऐसा विचार है। आप 70 के दशक से संसद में आ रहे हैं, आपने बहुत सारे स्पीकर के साथ काम किया, बहुत सारे प्रधानमंत्री के साथ काम किया। ये हालात जो इस बार सत्र हुआ है लोकसभा का और राज्यसभा का, आपके मन में पीड़ा होती है कि ऐसा नहीं होना चाहिए? नहीं, हाउस चलना चाहिए, इसमें दो मत तो है नहीं। ये गिरावट क्यों हो रही है 70 के दशक से 2016 आते आते? नहीं, कभी कभी देखिए ऐसा होता है कि कुछ मुद्दे ऐसे उठाए जाते हैं जिन मुद्दों का कोई मतलब नहीं है थोड़ी देर के लिए। ये मुद्दा सिर्फ ये तो नोटबंदी का ही था जी, बाकी तो था नहीं। जीएसटी भी एक बड़ा मुद्दा है। नियम नहीं अभी उसके, वो तो राज्यसभा से गया, वहाँ से भी, यहाँ से तो सर्वसम्मति से पास हुआ। कब तक लागू हो जाएगा जीएसटी? अब उसमें यही बात हो रहा है कि 21
प्रक्रिया के तहत राज्यों के साथ इसका लागू हो। अभी कमेटी बनी है, थोड़ी सी जो अखबार में छपी है कि थोड़े से कुछ मुद्दे हैं जो 40 और 42 की बात चल रही है, कुछ राजी नहीं है। उनका कहना है कि जनवरी तक में हम लोग तय कर लेंगे। अभी 2014 के अखबार के पन्ने में पलट रहा था, उसमें कई अखबारों में खबर छपी थी कि करिया मुंडा जी लोकसभा के स्पीकर होंगे। बात कहाँ बिगड़ गई आपके स्पीकर बनने की? नहीं, हमको तो पता नहीं है, कोई ऐसी चर्चा नहीं हुई थी? नहीं। आपने सोचा है कि मतलब आप 8 बार लोकसभा में आते हैं, कई बार मंत्री रहे हैं, इस सरकार ने आपको वो मौका नहीं दिया काम करने का जो मौका मिलना चाहिए? कौन सा मौका? आप मंत्री रहते, आप स्पीकर रहते, आप किसी ऐसी जिम्मेदारी के पद पर रहते तो ज्यादा दे सकते ये थे। है कि उन्होंने तो एक 75 के ऊपर वालों को मंत्री नहीं बनाना, तो मेरा ही नहीं है, बहुत लोग हैं। नहीं, जैसे मेरा भी है, शांता कुमार जी भी हैं, कोश्यारी हैं, खंडूरी जी हैं, अडवाणी जी हैं, जोशी जी हैं, हम लोग बहुत लोग हैं। कलराज मिश्रा जी भी हैं उसमें। कलराज मिश्रा जी होने वाले हैं, तो लोग बोलते हैं। नहीं, वो तो मंत्री हैं सरकार में। क्या लगता है कि जातीय समीकरण में नहीं, तब तक नहीं हुए थे। तो हो जाते तो आपने उनको बाबूलाल गौर को हटा दिया। जात कहीं ना कहीं मैं जब नहीं, बात पढ़ता हूँ, ऐसा है कि क्योंकि जिसमें था उसमें था नहीं। अब वो देखिए, कोई भी काम जब कोई स्थिति आती है तो उस बीच में कोई रद्दोबदल नहीं करना चाहिए। निश्चित रूप से कि चुनाव है, इस बीच में बदलना शायद राजनीतिक दृष्टिकोण से अच्छा नहीं होगा, इसलिए नहीं किया। लेकिन क्योंकि और चुनाव नहीं है ना, मतलब जो मंत्री बनाए जा रहे हैं वो जातीय समीकरण और चुनाव को देख के बनाए जाते हैं, योग्यता कहीं मायने नहीं रखती है। देखिए ऐसा है कि अपने देश में तो जातीय समीकरण तो सब जगह है, आपको ये राजनीति में ही नहीं, सब जगह, सब पार्टियों में है। आपको गरीब और पिछड़ों का नेता माना जाता है, आप आदिवासी क्षेत्र से आते हैं। ये नोटबंदी का फैसला जो है आम आदमी को कितना असर कर रहा है? देखिए, आम आदमी को इसका कोई बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम हम नहीं देखते नहीं, क्योंकि उनके पास तो पैसे ही नहीं है। जो पैसा है थोड़ा बहुत है। ये जरूर है कि इसे 1-1.5 महीना में जो रुपयों के जो वितरण में जो दिक्कतें हुई थी, उसमें से जो थोड़ा बहुत दिक्कत हुआ उतना ही है, बाकी तो कुछ नहीं। ये तो आप जैसे लोग शहर वाले हैं जो बोरों पर पैसे रखे हैं, उनके लिए कठिनाई थी। लेकिन पॉलिटिकल पार्टी को छूट है, जितना मर्जी जमा कर दे। अभी आज रेवेन्यू सेक्रेटरी का स्टेटमेंट पढ़ा कि पॉलिटिकल पार्टी के खातों के नहीं जात हो गया। आम आदमी पिस जाए और नेता मजे करें, कहाँ से चलेगा? तो मुझे पता नहीं है भाई, जो पता नहीं है उसको बोल नहीं सकते। नहीं, पॉलिटिकल पार्टी की हमेशा उनको आरटीआई के अंदर आने की बात हो रही है, उनको अपना खर्चा सार्वजनिक करने का बिजनेस हाउस कर रहे हैं, सरकार कर रहे हैं अफसर। ये नेता इतना डरते क्यों अपनी बात सार्वजनिक होने से? मुझे तो पता नहीं। नहीं, सारे पॉलिटिकल पार्टीज की बात मैं कर रहा हूँ, मैं भाजपा की बात नहीं, वही में पता नहीं। अभी बात असल देखिए, ये कई बार ये बातचीत हो रही थी कि चुनाव सरकारी खर्चे से हो। जी जी, मैं समझता हूँ कि ये अच्छा पहल है। अगर ये हो जाए तो ये जितने चुनाव में जब भ्रष्टाचार की बातें होती है वो लगभग खत्म तो नहीं होगा, परंतु लगभग खत्म होगा। अभी मुख्य निर्वाचन, लेकिन इस पर अभी तक कोई एक मत नहीं हुआ। अभी आपने देखा कोई दिन पहले स्टेटमेंट भी निकला आपकी चुनाव मुख्य चुनाव आयुक्त का मौका कि अगर इस तरह की बातें हों तो अच्छी बात है। अभी मुख्य चुनाव आयुक्त ने एक और बयान दिया था कि अगर कोई आदमी 2 जगह से चुनाव लड़ता है तो पहले तो उसको लड़ने न दिया जाए। अगर वो लड़के जीत जाता है 2 जगह से तो जो दूसरी जगह के मतदान का खर्चा है वो उससे वसूला जाए, क्योंकि उसकी गलती से जनता का पैसा, आम आदमी का पैसा नुकसान हुआ। अब ये तो नहीं, इसमें निजी राय क्या है, मैं पॉलिटिकल राय नहीं पूछ रहा हूँ। आपकी निजी राय क्या होगी इसमें? भाजपा की राय से मेरा कोई मतलब नहीं है। हाँ, निजी राय तो ये है कि एक आदमी एक जैसा लड़ना चाहिए। दूसरी बात आप बार बार चुनाव होता है। दूसरी बात प्रधानमंत्री जी बार बार कह रहे हैं, कई बार अभी पिछले बार जब उन्होंने मीडिया के साथ दीपावली मिलन समारोह किया था उसमें भी उन्होंने मुद्दा उठाया था कि देश में चुनाव एक बार हो, चाहे विधानसभा के चुनाव लोकसभा चुनाव के साथ करा दिया जाए, क्योंकि 2 बार चुनाव होने से लगातार प्रदेश में कभी न कभी चुनाव होता है। एक बार लोकसभा, हाँ, बिल्कुल, एक बार विधानसभा, एक बार पंचायत स्तरीय चुनाव। इससे आचार 5 साल के कार्यकाल में 2.5-3 साल आचार संहिता में निकल जाते हैं और सरकार को काम करने का मौका नहीं मिलता। ये उनका दर्द है। आप इसका समाधान कैसे देखते हैं? होना चाहिए, लेकिन ये भी सभी राजनीतिक दलों के सहमति से होगा ना। दिक्कत यहीं पर हो रहा है। होना चाहिए, पहले होता था। लेकिन जहां सरकार बीच में गिरा देंगे नेता दल बदलो नेता, वहां क्या होगा? वहां क्या 2.5 साल राष्ट्र शासन रहेगा? नहीं, वो तो बहुमत पर सरकार बनती है ना। नहीं, 2.5 साल में सरकार गिर गई और 5 साल का लोकसभा का कार्यकाल 5 साल है, विधानसभा 2.5 साल में गिर गई, किसी कारण से गिर गई, किसी अल्पमत में गिर गई। ऐसा होता है जैसे बहुत जगह समय होता है ना कि ये जैसे मान लीजिए एक पक्ष में कुछ इधर उधर हो गया तो दूसरे पक्ष वाले बनाते हैं। आज तक तो चलता है, ऐसे ही चल रहा है।
दूसरा एक और जनता के मन में सवाल, लेकिन ये अच्छी परंपरा नहीं है, परंतु चल ही रहा है। जनता के मन में एक और सवाल रहता है, जो आम आदमी, जब हम लोग चुनाव के कवरेज में जाते हैं, कि जो है वो नेता वोट जेल में रह के वोट डाल लेता है, चुनाव लड़ लेता है, और जनता जेल में रहते कि एक मुकदमा होगा तो वोट डालने नहीं जाती है। उसके लगातार स्क्रूटनी हो रही है कि 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम ना हो, FIR दर्ज हो जाएगी, वो 2 फायदे ना ले पाए। लेकिन नेता 4 जगह चुनाव लड़े, जेल में रह के भी चुनाव लड़े, तो इसके लिए क्या है, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए क्या नेताओं को सेल्फ मोड में सवाल नहीं उठाना चाहिए कि हम ऐसा नहीं करेंगे? ये तो पॉलिसी का विषय है। नहीं, आवाज़ कहीं ना कहीं से तो उठेगी। आप जैसे अनुभवी लोग नहीं उठाएंगे तो उठाएगा कौन है आवाज़? हम लोग उठाते उठाते यहाँ तक लाए, हम लोग आगे जो नया पीढ़ी करेगी। अब फिर नोटबंदी पे आते हैं। ये माना जा रहा है कि नोटबंदी के बाद नक्सली खत्म हो जाएंगे, नक्सलियों पर बड़ा असर पड़ता है। आप जिस इलाके से आते हैं वहाँ नक्सल इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। एज ए इंडिविजुअल आप क्या सोचते हैं, नक्सलियों पर असर पड़ा है इससे? देखिए, कुछ तो पड़ा है, विपरीत पड़ा है उनके पास, क्योंकि एक तो है कि उनके बाजार में जो पैसे का कारोबार गड़बड़ा गया। कुछ लोग कहलो जमा करना चाहते थे, वो पकड़ा भी गए थे, इसलिए एक भय हो गया। दूसरा है कि जिन लोगों से लेवी वसूल करते थे जी। अब शायद वो भी बोले भाई देखो सरकार का नियम है, चेक मिलेगा तो लेंगे, तो ऐसी स्थिति में शायद नहीं लेंगे। तो ये कई चीज़ें अभी प्रारंभिक काल है, अब इसका क्या परिणाम आगे होगा ये तो नहीं कह सकते, परंतु तत्काल कुछ ना कुछ उसमें अंकुश लगा है। 8 नवंबर को जब आप पहली बार आपने नोटबंदी सुना, क्या महसूस हुआ, क्या लगा आपको फर्स्ट इम्पैक्ट? ये रात को सुने तो अच्छा लगा हमको। आप उस फैसले पर अभी कायम है कि अच्छा हो रहा है देश में? हम तो ये कहेंगे कि देखिए, मेरा अपना निजी विचार है, ये 70 साल के बाद ये पहले प्रधानमंत्री है जो इतना बड़ा रिस्क लेकर इन्होंने एक निर्णय लिया। ये बहुत बड़ा रिस्क है। अगर सफलता मिलती है तो जय जयकार होगा, सफलता मिलती है तो फिर गड़बड़ है। सफलता के चांसेस कितने हैं? हमको तो लगता है कि हो जाएगा, सफल हो जाएगा। ये देश कैशलेस होने के लिए तैयार है? नहीं, उसमें देखिए कैशलेस वो अंतिम सीमा नहीं है। उन्होंने तो कहा है कि कैशलेस मतलब कैशलेस का मतलब ये है कि उनके कहने से कि अधिक से अधिक हम कैशलेस का व्यवहार करें, परंतु जहाँ कैशलेस की व्यवस्था नहीं है, या बैंक नहीं है, सुविधा नहीं है, ATM नहीं है, बाकी नहीं है, या खुदरा जब हम सब्जी 10 रुपये खरीदेंगे, 100 रुपये खरीदेंगे, तो हम उस वहाँ कहाँ सब किसी को देंगे? तो ये बड़े जो कारोबार हमारे होंगे उसमें कैशलेस होना चाहिए, और बाकी छोटे जो चलेंगे ही तो उसको रोक सकते हैं, अब नहीं है। आपका क्षेत्र है खूंटी, मैं जितना जानता हूँ, वो क्या कैशलेस के लिए तैयार है? छोटे बाजारों में हो जाएगा, गांव में नहीं होगा। मैं तो कह दिया ना कि छोटे खुदरे बिचड़ेदार लोगों को में लागू नहीं होगा, और लागू होगा तो फिर काम चलेगा नहीं। क्योंकि मैंने वो दिन हम लोग की मीटिंग थी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी आए थे और फिर प्रभु जी क्या था, हमने उठाया था कि देखिए शहरों के लिए तो कैशलेस ठीक है, परंतु ग्रामीण क्षेत्र में और जहाँ सप्ताह में 1 दिन बाजार लगता है, लोग जाते हैं बेचते हैं और फिर उसी में से उसी बाजार में करते हैं, तो वह कैशलेस कैसे होगा बताइए? तो उन्होंने कहा कि कैशलेस रहने से लेस कैश होना चाहिए। हम लोग लेस कैश ठीक हो, तैयार हो। धीरे धीरे आप की भी एक जिम्मेदारी होगी कि लोगों को तैयार करें कैशलेस के लिए। क्या एजेंडा है, कैसे तैयार करेंगे अपने क्षेत्र के लोगों को, क्या बताएंगे? लोगों को समझाएंगे भाई जहाँ इस तरह की सुविधा है वहाँ उपयोग करो, इसमें सुविधा है तुम्हारे लिए भी, सरकार के लिए, बाकी के लिए भी। मैं अगर करिया मुंडा से पूछूं कि इस देश में जो 8 तारीख को नोटबंदी लागू हुई है उसके 5 फायदे क्या हैं, तो क्या बताएंगे? ये सवाल जनता पूछेगी जब आप क्षेत्र में जाएंगे, मुझे बता दो मुझे फायदा क्या हो रहा है। जनता पूछेगी तो जवाब देंगे। मीडिया को भी बता दिए ताकि हम जनता से पहले आपको बता दें। नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा ना, फिर जनता को क्या बताएंगे, आप बता देंगे पहले तो। विपक्ष का लगातार आरोप लग रहा है प्रधानमंत्री पर और बीजेपी पे कि सरकार में जो बहुमत आ गया सीधे, वो पार्टी गुरूर में आ गई है। वो किसी का विपक्ष में जवाब नहीं देती है, अटैकिंग करती है, किसी सवाल का जवाब नहीं देना चाहते हैं आपके मंत्री। ऐसा क्यों है यार? जवाब देते हैं हम लोग हाउस में, हम तो लगातार बैठते हैं। ऐसा नहीं है कि जो विपक्ष जो सवाल उठाता है नहीं जवाब देते हैं, ऐसा तो है नहीं। आप अटल आडवाणी जी की बीजेपी में भी रहे और मोदी जी की बीजेपी में हैं, 2 सिरे, 2 अलग अलग धारा में, दोनों में क्या अंतर आप देख पाते हैं? देखिए उस समय और आज में अंतर तो है ही, उम्र का भी है, सामाजिक वातावरण का भी है, वैज्ञानिक विकास का भी है। आज डिजिटल का हिसाब चल रहा है, उस समय मैन टू मैन था। तो कई चीज़ें बदल गई हैं और कई चीज़ें इस तरह से सोच में भी और क्रियाकलाप में भी कुछ बदलाव आया है। लेकिन मूल धारा को बदल के तो आप कोई काम नहीं कर सकते। आप अपने बदलाव के इस दौर में अपने आप को कैसे ढाल पा रहे हैं आप?
देखिए करना तो पड़ेगा, क्योंकि जैसा चल रहा दुनिया चलती है, वो कहा हिंदी में कहावत है ना, जैसे बहे बयार तैसे कीजिए पीठ। अब हम लोग अब इस या तो नहीं तालमेल करेंगे, एडजस्ट नहीं करेंगे तो छोड़ना पड़ेगा जी। और छोड़ना पड़ेगा तो थोड़ा कंप्रोमाइजिंग एटीट्यूड लेके चलना पड़ेगा। कहीं थोड़ा सा कष्ट होगा, कहीं तो नाराज़गी होगी, कहीं थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि अपने अपने काम करने के तरीके और इतना दिन का अपना अनुभव के आधार पर थोड़ी बहुत तो होती है। परंतु इसको आप अगर इस क्षेत्र से आप अलग होना चाहेंगे तो हो सकते हैं, ज़बरदस्ती तो है नहीं, पसंद नहीं है तो छोड़ दीजिए, और पसंद है कि इस तरह कुछ काम करना है आगे भी, तो कुछ ना कहीं रास्ता बीच का निकालना। झारखंड में बीजेपी की पहली बार बहुमत की सरकार बनी। आप बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेताओं में से थे। कहा जाता था कि मुख्यमंत्री के सबसे मजबूत दावेदार आप हैं, लेकिन संघ के नज़दीकी होने के नाते यह मौका मिला रघुवर दास को। अरे अब पता नहीं है संघ के नज़दीकी है कि नहीं है, तो नहीं कह सकते हैं ये तो, लेकिन अब मौका मिला तो हमारा देखिए, हमारा तो नाम जब से अलग प्रांत बना है तब से नाम है। जब जब सरकार बनने की इच्छा हो, समय आता है, मुख्यमंत्री की बात आती है तो नाम आता है, और फिर नाम के बाद फिर छुट जाता है। अब ये कहीं ना कहीं टीस होती होगी, कितना काम करने के बाद पार्टी ने वो इनाम नहीं दिया जो मिलना चाहिए आपको। नहीं, हम ऐसा नहीं सोचते हैं। देखिए हर आदमी पेड़ रोपता है तो वही खाता है, ऐसा नहीं है। बेटा बाप रोपता है तो बेटा खाता है। हम लोग काम किए जिस उद्देश्य से और जिस विचार से अलग प्रांत बनना चाहिए, हम लोगों ने लड़के झगड़ के तालमेल करके जैसे भी समझा बुझा के सरकार से मनवा के बनवाए। अब ये तो नहीं है कि हम ही बने, ऐसी नहीं, हाँ, लेकिन लोग एक मानव स्वभाव है कि भाई जब जिसने खेती किया है तो कम से कम पहला अनाज उखा है, पहला फसल उसको मिला। लेकिन एक कोई ये नहीं है कि वो नहीं मिलेगा तो नाराज हो जाए, तो फिर तो राजनीति नहीं करना चाहिए। नहीं, माना जाता है कि झारखंड में जब से झारखंड बना, भ्रष्टाचार का बोलबाला रहा। हर मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और पैसा कमाए और पैसा लुटाओ तभी सरकार बनती है। और कहीं न कहीं करिया मुंडा उस दौड़ में जो है पीछे रह जाते हैं मुख्यमंत्री, इस मामले में भ्रष्टाचार की दौड़ में, इसलिए जो है मुख्यमंत्री नहीं बन पाते हैं। अगर भ्रष्टाचार ये किसी पद हासिल करने का मापदंड है तो हम इसमें पीछे हैं। मोदी के आने के साथ ही आपको सूबे की साइड लाइन, राजनीति में साइड लाइन किया था, क्योंकि आप अटल समर्थक माने जाते थे, अडवाणी जी के माने जाते थे। आप मोदी के उतने कड़े समर्थक नहीं थे जो और लोग थे। नहीं, ऐसा तो नहीं है, हम तो नहीं मानते हैं, लेकिन अगर लोग मानते हैं तो अलग बात है। अगर आप हम कहें कि अगर जनजातियों में अगर सबसे अधिक मानते हैं तो हमें को मानते हैं। प्रधानमंत्री बनने, लेकिन अब प्रधानमंत्री बनने के बाद भी, पहले भी हमने मिला है और बाद में भी, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। प्रधानमंत्री बनने के बाद 1 to 1 कभी इन मुद्दों पे बात हुई आपकी? 2-3 बार हुई है। ये मुद्दे उठे कि भाई हम इतने सीनियर हैं, हमको क्यों? वो सब व्यक्तिगत रूप से, हम व्यक्तिगत बात किसी जमाना में हमने अपने लिए उठाया नहीं, चाहे वो शुरू से लेकर आज तक। हम अपनी बात क्यों उठाएं? अब बात करिए मुंडा की। 8 बार से आप सांसद हैं, कैसे कर पाते हैं जनता का विश्वास 8 बार लगातार कायम रखना? तो जनता से पूछना पड़ेगा ना। नहीं, आप कुछ हम तो अपना काम करते हैं, इतना है कि मिलना जुलना, बाकी इतना जरूर है कि हमने क्षेत्र में एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में सब लोगों से मिलने का काम करते हैं, चाहे गांव का आदमी हो, गरीब हो, अमीर हो, पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, मजदूर हो, खेतिहर हो, जैसे भी हो, हम कोशिश करते हैं कि सबसे मिले। और कभी कभी जो जरूरतमंद वाले आते हैं, जैसे दवा के लिए या कुछ और के लिए, तो जितना हो सकता है आप मदद करते हैं। ये 2-3 काम है, बाकी तो सामान्य रूप से जो काम करने के तरीके होते हैं, जनसंपर्क, उनके साथ व्यवहार, यही है। आपकी जो पहचान है कैसे नेता की है, जो पार्टी लाइन से ऊपर, चाहे झारखंड की बात करें या पार्लियामेंट की बात करें, एक ऐसे नेता की पहचान है जो पार्टी लाइन से ऊपर है, जिसको हर आदमी सम्मान देता है, हर आदमी उसकी इज्जत करता है। लेकिन ये जो राजनीति की नई पीढ़ी आई है, उसको पार्टी लाइन से हटकर किसी का सम्मान ही नहीं पा पाती है। हाँ, ये सभी दलों में, राजनीतिक क्षेत्र में ये गिरावट आई है, सभी दलों में। हाँ, मैं भी सहमत हूँ आपकी बात से कि सभी दल, लेकिन क्या किया जाए, क्योंकि राजनीति की एक सीमा नहीं है। तो राजनीति को जो है समाज सेवा का एक अलग तरीका माना जाता है, लेकिन ये जो लाइन से हार्डकोर पॉलिटिक्स हो रही है, अब इसका कोई मेरे यहाँ कोई रामबाण दवा तो नहीं है। कुछ सुझाव आने वाली पीढ़ी के लिए कि जो करें कि ताकि पार्टी लाइन में बने रहें? ये भी हम कहेंगे कि ये जो आधुनिकता की जो हम दौड़ में भाग भूग कर रहे हैं ना, इस भाग में ये भी गड़बड़ हो रहा है। पहले ये हम लोग के ज़माने में हम बुजुर्गों से सीखते थे, समझते, सुनते थे, बातचीत करते थे, क्योंकि उनके अनुभव के आधार पर जो ज्ञान प्राप्त हुआ है, अब PhD कर लेने के बाद भी आप नहीं प्राप्त करेंगे, क्योंकि वो मन में बैठा है। और इसी में उन्होंने जो शास्त्रों का
निर्माण किया है अनुभव के आधार पर है, कोई किताब पढ़ के तो नहीं किया। तो इस तरह से अब ये अनुभव का लाभ नई पीढ़ी को मिलना चाहिए, वो तो उनको सोचना चाहिए ना। हम कैसे बोलेंगे तुम इसको सोचो? नहीं, कुछ आगे बढ़ के आप तो बताएंगे। अब आजकल ऐसा सब जमाना नहीं है। अभी पिछले साल बच्चे बाप की बात नहीं मानता है, तो हम कैसे इसको माना बनाएंगे? पिछले साल हमने एक तस्वीर देखी, इसमें एक बेटी आपकी आम बेच रही थी। खेती और हम लोग है ना, खेती करने वाला अगर अपना चीज बेचे, इसमें क्या बुरा है? ये सरलता आपकी राजनीति में, क्या व्यवसायी कहीं भी ये सरलता देखने को नहीं मिल रही है? अब इसका जवाब तो मेरे पास नहीं है। अपने अपने सोचने का, अपने अपने काम करने का तरीका है। अब कैसे है ये करना तो मुश्किल है। क्या बच्चों को MP होने का फायदा नहीं मिल पा रहा है कि उन्हें आम बेचने का खुद मुद्दा उठाना पड़ रहा है, खुद जाके आम बेचना नहीं, पड़ रहा है? अब उनको इच्छा हुई बेचा, वो तो अपना, वो बाजार का तो खरीद कर नहीं बेची, घर का है। हमने सवाल पूछा था, लोगों ने पूछा था, तो कहा आम की फसल ज्यादा हो गई थी तो हम बेचने खुद चले आए। उसमें तो हुआ था। झारखंड की राजनीति की हम बात करें तो झारखंड का जो सिनेरियो है वो लगातार बदल रहा है। इस बार पहली बार अस्थायी सरकार मिली, आप झारखंड बनाने वाले लोगों में से रहे हैं, लड़ाई लड़ी है। क्या ऐसा जो आप सोच रहे थे कि झारखंड को ऐसा होना चाहिए, वो नहीं हो पाया? अब देखिए, इस समय होना चाहिए, उस समय तो हम लोग भी कहते थे कि भाई कोaliशन गवर्नमेंट है, संयुक्त सरकार बनी है, खींचतान होती है, कोई बातें बनती नहीं है, कोई काम ठीक चलता नहीं है, और सरकारी पदाधिकारी भी इसको देखकर थोड़ा ढीले हो जाते हैं। सरकार हमारी बहुमत में बनेगी तो हम कुछ करेंगे। अब इस बार बहुमत में आए हैं, अब इस समय करना चाहिए, और इस समय अगर हम नहीं कर सके तो आगे हमारे लिए भी कठिनाई आएगी। आप वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री को सुझाव देते हैं कि ये करना चाहिए कभी मौका मिलता है तो? देखिए, कुर्सी मिलने के बाद सभी लोग, कोई छोटा नहीं होता है। नहीं, सुझाव तो हर आदमी दे सकता है। हाँ, तो मानना नहीं मानना तो उनका काम है ना। एक साथ 3 राज्य बने, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़ में सरकार अस्थायी रही और उत्तराखंड और झारखंड में जो है सरकारें बदलती रहीं बहुत तेजी से। अगर हम विकास के पैमाने को देखें तो छत्तीसगढ़ विकास कर गया और झारखंड इसमें सबसे पीछा रहा। सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार झारखंड में हुआ। आपको टीस होती है कि आपने लड़ाई लड़ी और ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई आपकी लड़ाई? अब इसका जवाब देना तो शोध करना पड़ेगा। नहीं, भ्रष्टाचार में किसी व्यक्ति के भ्रष्टाचार की बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो नहीं, वो तो है, आप जो बोल रहे हैं मानते हैं। भ्रष्टाचार को विकास में सबसे बड़ा बाधक है। तो जो लड़ाई लड़ता है, जैसे आपने कहा कि पहली फसल खाने का, तो जो पेड़ लगाता है वो नहीं चाहता उस पेड़ में कीड़े लगें। अगर पेड़ में कीड़े लगते हैं तो उसको दर्द होता है। दर्द होता है, दर्द है, दर्द है। मुंडा जी, आप हमारे साथ आए, हमारे सवालों का जवाब दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।